बच्चों पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 mm इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन द वाटर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों, दे आर आस्किंग दैट। क्या होता है बच्चों फ्रिंज विड्थ वगैरह का फॉर्मूला जो होता है, तो फ्रिंज विड्थ जो होती है ना, इसको बीटा से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर होती है बच्चों। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है। लैम्डा बच्चों एयर वाला अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले लैम्डा, लैम्डा इसमें जो जनरली होता है ना वो लैम्डा एयर वाला होता है, तो बीटा जो है बच्चों एयर में जो दे रखा है वो 12 mm के बराबर दे रखा है, विच इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे बच्चों ये बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट को वाटर के अंदर लेके चलेंगे, तो बीटा फॉर वाटर आप लोगों से इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे बच्चों लैम्डा वाटर आ जाएगा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा। अब लैम्डा वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है बच्चों, V इक्वल टू होता है एफ इंटू लैम्डा, ये होता है ना फॉर्मूला, V इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। सो वाटर में जो स्पीड होगी और इसमें जो मतलब वाटर यहाँ पे हम यूज करेंगे C, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है वो हो जाएगा एफ इंटू लैम्डा इन एयर। ठीक है, डिवाइडेड बाई V, जो वाटर में स्पीड होगी उसको आप लिख दोगे एफ डिवाइड एफ इंटू लैम्डा इन वाटर। ठीक है, दोनों को बच्चों कर दो डिवाइड, जब आपने दोनों को डिवाइड किया तो ये तो आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा C डिवाइड बाई स्पीड इन द वाटर, ये आ जाएगा बच्चों लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई लैम्डा इन वाटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो लैम्डा वाटर जो होता है ना बच्चों वो लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, तो बीटा इन वाटर जो आ जाएगा ना बच्चों वो लैम्डा एयर इंटू डी डिवाइडेड बाई एन इंटू स्मॉल डी के बराबर आ जाएगा, मतलब जो बीटा एयर में था ना दैट डिवाइड बाई एन के बराबर आ जाएगा, तो बीटा इन वाटर इज इक्वल टू बीटा इन एयर विच इज 12 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो ये आ जाएगा बच्चों वाटर के अंदर जो इसका जो आएगा ना मतलब फ्रिंज विड्थ वो 9 mm के बराबर आ जाएगा। तो किसी और मीडियम में जब आप ले जाते हो ना बच्चों सेटअप को तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एयर में सबसे ज्यादा होगा, फ्रिंजेस क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, लैम्डा मतलब हमें उस मीडियम का यूज करना होता है इसके अंदर ना फ्रिंज विड्थ के अंदर। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है इस चीज को ना, ये क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आता रहता है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर। ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्स है, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू सोर्सेज 1:4, दोनों सोर्स की इंटेंसिटी 1:4 है, मतलब I1 और I2 मान लो तो 1/4 के बराबर है। फॉर दिस इंटरफेरेंस पैटर्न वैल्यू ऑफ आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स माइनस का आई मिनिमम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस का 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस का 1। बच्चों तो चलिए बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स माइनस का आई मिनिमम पूछा है इन्होंने। ये इसका अगर उल्टा कर दिया जाए ना, आई मैक्स माइनस का आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्स प्लस का आई मिनिमम, बच्चों फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है, तो ये 1 फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये 1 फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है, क्योंकि फ्रिंज विजिबिलिटी कई बार टर्म ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता होता। तो फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई मैक्स माइनस का आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस का आई मिनिमम, इसका इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब 1 करके, तो ये ध्यान रखना, फ्रिंज विजिबिलिटी इस फॉर्मूले से मुझे याद आ गया। आई मैक्स जो होता है ना बच्चों वो बेसिकली रूट के अंदर I1 प्लस का रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर होता है ना। अगर मैं I1 को I0 मान लू और I2 कितना हो जाएगा फिर 4I0 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1:4 के बराबर इंटेंसिटीज का रेशियो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास, यहां रखोगे तो 2I0 और I0 तो 3, तो ये 9I0 के बराबर आ जाएगा बच्चों ना मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम कितना आएगा बच्चों, वो दोनों का डिफरेंस होता है रूट के अंदर I1 माइनस का रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये बच्चों I0 के बराबर आ जाएगा, तो I मैक्स प्लस का I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्स माइनस का I मिनिमम, तो इसको अगर आप पुट करोगे तो 9I0 प्लस का I0 डिवाइडेड बाई 9I0 माइनस का I0, 10I0 डिवाइडेड बाई 8I0, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 5 डिवाइड बाई 4 मतलब 5 डिवाइड बाई 2,
नहीं, 10 I0 तो 5/4 आ रहा है ना, 5/4। अब इससे इन्होंने बोला है 5/4 को लिखा है इन्होंने 2α+1 डिवाइडेड बाई β+3। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2 के बराबर, है ना। तो अल्फा डिवाइड बाई बीटा जो आ जाएगा वो हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। और फ्रिंज विजिबिलिटी वाला फॉर्मूला मतलब इसका उल्टा, फ्रिंज विजिबिलिटी क्या आती है 1/2 के बराबर आती है ना, नहीं 1/2 नहीं, ये 5/4 आया ना तो वो 4/5 आ जाती, ठीक है। ये तो 1/2 तो अलग चीज आई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। An unpolarized light beam of intensity 2I0 is passed through a Polaroid P and then through another Polaroid Q, which is oriented in such a way that its passing axis makes an angle of 30 degree relative to that of P. तो इन्होंने पूछा इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें वो क्या बोलते हैं, मालूस लॉ लगेगा बच्चों। क्या कहता है मालूस लॉ बच्चों, मैं थोड़ा सा तुम्हें इसका ना फंडा बता देता हूँ। यहाँ पे एक पोलरॉइड हो गया, एक पोलरॉइड बच्चों यहाँ पे हो गया। पोलरॉइड की ट्रांसमिशन एक्सिस हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरे वाले की ये ट्रांसमिशन एक्सिस नहीं है, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है एंगल पे, ठीक है। ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब ना इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो I0 के बराबर है। अच्छा, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी इन्होंने 2I0 बोली है, तो जब ये इससे निकलेगी ना तो लाइट ऐसे हो जाएगी और इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अनपोलराइज जब पोलराइड से पास करते हो ना तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, I0 के बराबर हो जाएगी। जब ये यहां से निकलेगी ना तो फिर वो इस वाली एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट मिलेगा तुम्हें ना, जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है ना, ये एंगल बच्चों यहाँ पे मैं 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो यहाँ इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी का जो कि I0 है का cos स्क्वायर 30 हो जाएगा। 3I0/4 के बराबर इंटेंसिटी हो जाएगी इमरजेंट वाले की ना, ये इमरजेंट इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। इमरजेंट वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 3I0/4 के बराबर। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टू लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटी I and 9I इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन। एक की इंटेंसिटी I, एक की 9I है, दोनों इंटरफेयर कर रही हैं बच्चों, फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज π/2 at point P and pi at point Q, then the difference between the resultant intensity at P and Q क्या होगा, ठीक है। डिफरेंस बताना है आपको ना। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू I1 प्लस का I2 प्लस का 2 रूट के अंदर I1 I2 cos डेल्टा फाई, ये होता है। तो पहली इंटेंसिटी जो आएगी ना P पे डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, फेज डिफरेंस π/2 के बराबर है। तो I प्लस का 9I प्लस का 2 रूट के अंदर 9I का स्क्वायर cos π/2, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10I के बराबर, ठीक है। I एट Q कितना आ जाएगा बच्चों, I प्लस का 9I प्लस का 2 रूट के अंदर 9I का स्क्वायर cos पाई, तो माइनस का 1 तो माइनस का 2 माइनस का 6 तो 4I के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो I एट P माइनस का I एट Q जो आ जाएगा ना बच्चों वो 6I के बराबर आ जाएगा। यही इन्होंने हमसे पूछा था, ठीक है। ये बच्चों बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है, ओके। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Two light beam of intensities in the ratio 9/4 are allowed to interfere. The ratio of the intensity of maximum and minima will be, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। कैसे करेंगे बच्चों, आई मैक्स जो होता है वो बच्चों हमारे पास रूट के अंदर, ज्यादातर यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना, देखना कुछ देखा दाखा ही मिल जाएगा आप लोगों को ना, वो ये होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका फॉर्मूला, रूट के अंदर 9I0 प्लस का रूट के अंदर 4I0 का स्क्वायर। तो आई मैक्स जो आ जाएगा ना बच्चों 3 प्लस का 2 5, 25I0 के बराबर आ जाएगा। आई मिनिमम जो आएगा बच्चों उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर I1 माइनस का रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस का 2 I0 के बराबर आ जाएगा। आई मैक्स डिवाइड बाई आई मिनिमम जो आएगा बच्चों दैट कम्स आउट टू बी 25, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, खत्म।
कितने आराम से होते जा रहे हैं। अगेन interference pattern is obtained with two coherent light source of intensity 4:1. The ratio of the I max plus I minimum divided by I max minus I minimum is 5 by x. Then the value of x will be equal to, बार बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैंने इंटेंसिटी वाले सारे एक साथ रख लिए। आई मैक्स जो आएगा बच्चों हमारे पास, वो रूट के अंदर I1, तो वो 4I0 ले लेना उसको, प्लस का रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब I0, क्योंकि एक इंटेंसिटी आप 4I0 मानना, एक इंटेंसिटी आप I0 मानना। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 9I0 के बराबर। आई मिनिमम जो आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी रूट के अंदर 4I0 माइनस का रूट के अंदर I0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास I0 के बराबर आई मैक्स प्लस का आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्स माइनस का आई मिनिमम, ये 10I0 डिवाइडेड बाई 8I0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था बच्चों, उसमें बस थोड़ा अलग से दे रखा था इन्होंने ना। बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। In free space, the electromagnetic wave of 3 GHz frequency strike over the edge of an object of size lambda divided by 100, where lambda is the wavelength of the wave in the free space. The phenomena which happens there will be. तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, इनमें से चार में से क्या रिफ्लेक्शन होगा। सो जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, वो लैम्डा बाई 100 का है। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो ये तो अलग फिनोमेना है, जब मीडियम चेंज हो रहा होता है बच्चों, देन एट दैट टाइम मतलब ये फिनोमेनास होते हैं। डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, अब इनमें से आ जाते हैं डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपैरेटिव काफी छोटा है। ठीक है, कंपेरेबल साइज का जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो डिफ्रैक्शन होता है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसको स्कैटर कर देगा। तो यहां पे बच्चों स्कैटरिंग फिनोमेना होगा। डिफ्रैक्शन के लिए कंपेरेबल होना चाहिए साइज, है ना। डिफ्रैक्शन के लिए लैम्डा या थोड़ा बहुत लैम्डा से ज्यादा हो ऑब्जेक्ट का साइज तो डिफ्रैक्शन कराता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल का साइज जब कंपेरेबल टू वेवलेंथ होता है, मतलब थोड़ा सा वेवलेंथ से बड़ा हो तो डिफ्रैक्शन होता है, अदरवाइज यहाँ पे स्कैटरिंग होगा। ठीक है, स्कैटरिंग विल बी देयर। स्कैटरिंग क्या होता है बच्चों, इस रेडिएशन को ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करेगा और फिर उसे किसी और डायरेक्शन में अंदर से मतलब एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको फिर वो एमिट कर देगा, स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों मैं इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए बच्चों ना। वेवलेंथ के ऑर्डर का अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा बच्चों तो वो डिफ्रैक्शन कराएगा। अगर किसी की का साइज अगर लैम्डा बाई 10 से छोटा है तो स्कैटरिंग फिनोमेना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना। लैम्डा बाई 10, लैम्डा बाई 100 तो और छोटा हो जाएगा लैम्डा बाई 10 से। तो लैम्डा बाई 10, लैम्डा बाई 100, लैम्डा बाई 1000 के केस में स्कैटरिंग फिनोमेना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा ना, स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन। और इसमें बच्चों लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा तो डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा बच्चों। थोड़ी सी वो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। In Young's double slit experiment performed using the monochromatic light of the wavelength lambda, when a glass plate mu is equal to 1.5 of thickness x lambda is introduced in the path of the one of the interfering beam, the intensity at the position where the central maxima occurred previously remain unchanged. The value of x will be. तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, तुम्हें पता होगा YDSC में ये जो है ना, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे होता है और यहाँ पे आपने एक फिल्म लगा दी। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने एक थिकनेस की ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे। अब लाइट यहाँ पे आ रही थी बच्चों इस तरीके से, तो ये एक सोर्स की तरह काम करेगा, ये एक सोर्स की तरह काम करेगा। लाइट जाएगी बच्चों यहाँ पे, ऐसे गई लाइट, और लाइट तो बच्चों यहाँ पे भी जाएगी ऐसे करके ना, लाइट यहाँ भी गई। अब यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा था पहले, अभी भी मैक्सिमा ही बन रहा है। तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए वो एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। लैम्डा कौन सा वाला, एयर वाला यूज करेंगे हम लोग ना। ओके, हम क्या करते हैं,
अगर मैं इसको S1 बोल दूं, इसको S2 बोल दूं और इसको मैं O बोल दूं, तो मैं यहां से यहां तक पाथ डिफरेंस लिखूंगा डेल्टा एक्स, तो वो ऐसे लिखा जाता है बच्चों ना, H2O माइनस का, ये तो एयर में चला है ये वाला पूरा पाथ, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों इस वाले पाथ को, S1O माइनस का T, ये एयर का पाथ है, S1O पूरी लेंथ में से T माइनस कर दो तो एयर एयर वाला आ गया, और इस T को म्यू इंटू टी करके लिखना पड़ेगा हमें ना, ये वाला यहाँ का जो पाथ है वो म्यू इंटू टी के बराबर होगा। तो पहले हमने एयर वाला लिखा, उसमें इसका म्यू इंटू टी करके ऐड कर दिया। अच्छा S1O और S2O तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो डेल्टा एक्स जो आएगा ना बच्चों हमारे पास यहाँ पे, वो T1 माइनस का म्यू के बराबर आ जाएगा। आप लोगों से ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, वो मैंने नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया इसलिए नेगेटिव आ रहा है, अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते ना तो ये पॉजिटिव आ जाता। तो बस तुम्हें दिमाग में रखना है कि नेगेटिव का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे ना, जब डेल्टा एक्स जो है प्लस माइनस का एन लैम्डा होता है, ठीक है, तो मैक्सिमा कर होता है यहाँ पे। तो अब इसको T1 माइनस का म्यू को एन लैम्डा के बराबर कर दो, ठीक है। तो थिकनेस पूछी है उन्होंने, टी की वैल्यू पूछी है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन लैम्डा डिवाइडेड बाई, वो प्लस माइनस को एडजस्ट कर लूं मैं, म्यू माइनस का 1, म्यू माइनस का 1 बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू माइनस का 1/2 के बराबर, तो 2n लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो 2n मतलब ना इवन नंबर पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ये 2 वाला ये पॉसिबल है बच्चों ना, और ये नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0.5 नहीं हो सकता ना 2n का वैल्यू, है ना, n एक इंटीजर होता है, तो n की वैल्यू या तो 0 ले सकते हैं या हम 1 ले सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाता, अगर 4 होता तो 4 दिया ही नहीं इन्होंने, ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस फ्रिंज ऑफ फ्रिंज विड्थ 0.5 mm, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, और फ्रिंज विड्थ आ गई। इफ अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल, अच्छा सेपरेशन बढ़ा दिया, देन द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी। तो फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन है, वैसे तो मेरा टारगेट था कि वो डिफरेंट डिफरेंट दो बाइक्रोमेटिक रेडिएशन आता है उनका एक मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे मिलते हैं वो सारा था, लेकिन ठीक है इसमें कोई जरूरत नहीं है हमें उतना सब जाने की। तो बीटा 1 जो है ना बच्चों, वो लैम्डा 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों, लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखी है हमें और बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो 0.5 mm डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आ जाएगा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू, ठीक है, ये तो कैपिटल डी और स्मॉल डी का वैल्यू आया। बीटा 2 लैम्डा 2 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, तो बीटा 2 हमें फ्रिंज विड्थ पूछी है, तो लैम्डा 2 कितना है 6000, 6 इंटू 10⁻⁷ दैट इंटू 0.5 mm डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁷, तो बीटा 2 बच्चों जो आएगा ना हमारे पास वो 0.6 mm के बराबर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी। एक मिनट, डी ऑप्शन कैसे, अच्छा एक चीज और कर दी थी इन्होंने ना, ये गलती कर दी मैंने ना इसमें, देखो जरा सी गलती पे खत्म हो गया क्वेश्चन, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल, अब यहाँ पे 2D कर दिया है सेपरेशन को ना, यहाँ पे 2 और आएगा, एक यहाँ पे 2 आएगा, तो बीटा 2 देखो, तो ये होती है सिली मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक होती है बच्चों ना, जरा सा ध्यान मेरा अलग चल रहा था दिमाग, 2 मिनट में गलती हो गई, ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एट द 2 पॉइंट P and Q on the screen of the Young double slit experiment where the phase difference between the two wave of same amplitude are π/3 and π/2 respectively, सेम एम्पलीट्यूड है मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 कंसीडर कर सकता हूं, दोनों सोर्स की वजह से सेम इंटेंसिटी आ रही होगी। अच्छा एक चीज बता दूं, जो स्लिट होती है ना बच्चों, स्लिट की विड्थ को अगर तुम जितना टाइम्स करोगे ना इंटेंसिटी उसकी उतना टाइम्स हो जाती है, जैसे मान लो दोनों स्लिट की विड्थ बराबर थी, तो इसकी इंटेंसिटी और इस दोनों को जो सोर्स मानोगे ना तुम, दो सोर्स, तो उनकी इंटेंसिटी सेम लेनी है, आई और आई, लेकिन एक की विड्थ डबल कर दी, एक की तुमने उतनी रहने दी, इससे 2i इंटेंसिटी मानोगे और इस वाले से आई मानोगे, ठीक है। स्लिट की विड्थ, स्लिट्स के बीच का गैप नहीं, स्मॉल डी की बात नहीं कर रहा हूं, स्लिट की विड्थ, जो स्लिट होती है ना उसकी विड्थ मतलब ना जो ओपनिंग है उसका साइज जितना टाइम्स करोगे ना इंटेंसिटी उस वाले ओपनिंग में से उतनी टाइम्स माननी है, ये ध्यान रखना। खैर इस क्वेश्चन में उसका कोई लेना देना नहीं है। आई एट पी जो होगा ना बच्चों, पी वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा,
वो आई नॉट प्लस का 2 रूट के अंदर आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस डेल्टा फाई मतलब पाई/3, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 आई नॉट के बराबर। ओके, आई एट क्यू जो आएगा ना बच्चों, आई नॉट प्लस का 2 रूट के अंदर आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस पाई/2, ये बच्चों हमारे पास 2 आई नॉट के बराबर आ जाएगा। तो आई एट पी डिवाइड बाई आई एट क्यू इज इक्वल टू 3/2 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 3/2 विल बी द आंसर। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट आर मतलब इज 2:1, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा। बच्चों A1/A2 जो है ना, इन्होंने हमें दिया है 2:2 के बराबर। इंटेंसिटी जो होती है ना बच्चों, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I1/I2 जो हो जाएगा ना बच्चों, वो बेसिकली A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 गुना। तो I1 जो होगा ना, अगर आप उसको 4I0 लिख रहे हो तो I2 बच्चों आपके पास I0 के बराबर होगा। ठीक है, ये इंटेंसिटीज का रेशियो आ गया, वैल्यूज आ गई। आई मैक्स जो आएगा ना बच्चों, रूट के अंदर 4I0 प्लस का रूट के अंदर I0 का होल स्क्वायर है ना। एक मिनट, ये हमारे पास 9I0 के बराबर आ जाएगा। आई मिनिमम जो आएगा ना बच्चों, रूट के अंदर 4I0 माइनस का I0 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास I0 के बराबर आ जाएगा। तो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम जो आएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, 9:1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लो जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In Young's double slit experiment, light from two identical sources are superimposing on the screen. The path difference between the two lights reaching at a point on the screen is 7 lambda by 4. The ratio of the intensity of the fringes at this point with respect to the maximum intensity of the fringe. ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। यहां पे बच्चों एक काम करते हैं, दो आइडेंटिकल सोर्स है, मतलब दोनों से इंटेंसिटी आप I0 एंड I0 मान सकते हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है ना बच्चों, वो होती है रूट के अंदर I0 प्लस का रूट के अंदर I0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती है बच्चों 4I0 के बराबर। जब दो आइडेंटिकल सोर्स होते हैं ना, तो 4I0 के बराबर बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है। अब आपसे जो इंटेंसिटी पूछी है ना बच्चों, वो होगी I0 प्लस का 2 रूट I0 इंटू I0 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई होता है बच्चों के डेल्टा एक्स, के होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है बच्चों 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 7π/2, कॉस 7π/2 जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगी 2I0 के बराबर। तो I डिवाइडेड बाई आई मैक्स होगा ना बच्चों, वो हमारे पास 2I0 डिवाइडेड बाई 4I0, ये बच्चों हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगा। आप में से अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है सर ये फॉर्मूला कहां से लिखा, तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस का 2 रूट के अंदर I1 इंटू I2 कॉस डेल्टा फाई, इस वाले से मतलब मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये 2I0 जो है ना, यहाँ से आ रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास आंसर। क्लियर है, I डिवाइड बाई आई मैक्स 1/2 के बराबर आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लो जी, खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The diffraction pattern of a light of wavelength 400 nanometer diffracting from a slit of width 0.2 mm is focused on the focal plane of a convex lens of the focal length 100 centimeter. The width of the first secondary maxima की width पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है, पहले तो कुछ चीजों का ध्यान देना है मुझे ना। यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा है, ये जो है ना बच्चों, ये कैपिटल डी का काम करेगा। जो फोकल लेंथ है ना, कैपिटल डी का काम करेगा। ये बच्चों वो स्मॉल डी फ्रिंज की विड्थ हो गई। ठीक है, और ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा वो हमारा बेसिकली उसकी विड्थ जो होती है बच्चों, मैक्सिमा विड्थ ऑफ मैक्सिमा जो होती है ना, अब उसमें विड्थ बच्चों सबकी यूनिफॉर्म नहीं होती। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि डिफ्रैक्शन में क्या मैक्सिमास की विड्थ यूनिफॉर्म होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ना, वो अदर मैक्सिमा के कंपैरेटिव डबल विड्थ का होता है। और क्या ध्यान रखना है मुझे यहाँ पे, वैसे तो बच्चों
ज्यादातर केसेस में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है, मतलब ना कौन सा वाला, कि लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी वाला, मतलब ना फ्रिंज विड्थ जो होती है ना मैक्सिमा की, लैम्डा डी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होती है विड्थ ऑफ मैक्सिमा, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होती है, सेंट्रल की डबल होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपको ना वो साइन थीटा से पता करना पड़ता है, थीटा से, मतलब ना वो ध्यान रखना है थोड़ा सा ना उस चीज का, कि साइन थीटा से तो नहीं पता करना है। पर इसमें जो आंसर वगैरह में ही आ रहे हैं, मतलब ना या 2 सेंटीमीटर, सब छोटे ही है वैल्यूज ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कंपेरेबल टू डी होता ना बच्चों, इसके कंपेरेबल होता तो कहानी फिर अलग होती है, ठीक है। ओके, फिर तो वो आपको ऐसा लिखना पड़ता है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या करते हैं, सेंटर में तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा होता है, पहला मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पहले मिनिमा की कंडीशन ये होती है कि जो पार्ट डिफरेंस है ना, मतलब ये dy2 साइन थीटा जो होता है उसको हम लैम्डा के बराबर करते हैं, एक मिनट, dy2 साइन थीटा को λ/2 के बराबर करते हैं, तब आपको ये सेंट्रल हो गया, तो पहला मिनिमा मिलता है, यहाँ पे मिलता है एक मिनिमा, यहाँ पे मिलता है, तो हम इसको बीच वाले को बोल देते हैं ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। फिर आप सेकंड मिनिमा की पोजीशन ढूंढते हो, तो ये हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया, मतलब ना ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया ये वाला ना। सेकंड वाले के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे dy4 साइन थीटा को λ/2 के बराबर करते हैं इस पोजीशन को पता करने के लिए, ठीक है। तो कई बार हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब y बहुत छोटा होता है ना, इन पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे ये छोटा होता है, तो हम इसको साइन थीटा को टेन थीटा लिख देते हैं और इसको y डिवाइड बाई कैपिटल डी लिख देते हैं, ठीक है। इससे मतलब हमारे ये वाले फॉर्मूले बनते हैं, ये ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जेईई मेन में ना कि जिनमें ये नहीं रख पा रहे थे हम लोग ना, ये जो मैक्सिमा आ रहा था ये बहुत दूर आ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है, मतलब ना इसमें तो वैल्यूज वैसी हैं। तो मैं ध्यान मतलब चाहता हूँ कि तुम जो रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो विड्थ ऑफ मैक्सिमा बच्चों ये होती है, मैक्सिमा की विड्थ ये होगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। सेंट्रल वाला तो मतलब वो तो फिर डबल होता है इसका। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर, 10⁻⁹ कैपिटल डी कितना दे रखा है बच्चों, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, डिवाइडेड स्मॉल डी कितना दे रखा है, 0.2 इंटू 10⁻⁻³ के बराबर। तो विड्थ कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, एक तो ये -4 हो जाएगा, -6, तो ये 2 mm के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 2 mm बच्चों हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा, 2 mm के बराबर आ रहा होगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट ऑफ द विड्थ 0.01 mm। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है बच्चों जिसका वेवलेंथ हमें 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और उसको इंसिडेंट कहां करा रहे हैं, ऑन द सिंगल स्लिट, ठीक है, 0.01 mm. If the diffraction pattern is formed at the focus of the convex lens of the focal length 20 cm, the linear width of the central maxima, central maxima की जो width होती है ना बच्चों, ये जो फोकल लेंथ दे रखी होती है ना, ये कैपिटल डी का काम करती है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है बच्चों वो अदर मैक्सिमास के सामने 2 गुना होता है, 2 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो 2 लैम्डा कितना दे रखा है हमें, 6 इंटू 10⁻⁷ के बराबर, डी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई स्मॉल डी कितना है 0.01 इंटू 10⁻³ के बराबर। देखो यहां से काम करते हैं, इसको और इसको उड़ा के 10⁻² लिख देते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो आएगा ना बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 6 4 से 24 है ना, 24, तो 24 mm के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 24 mm विल बी द आंसर, डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A microwave of wavelength 2 cm falls normally on a slit of width 4 cm. तो स्लिट की विड्थ 4 सेंटीमीटर है। द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट विल बी। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि जो स्क्रीन है ना, ये हो गया बच्चों हमारा वो सिंगल स्लिट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो इसकी एंगुलर विड्थ होगी ना, ये जो मैक्सिमा बनता है सेंट्रल वाला, ये अब एंगुलर विड्थ का क्या मतलब हुआ, एंगुलर विड्थ का मतलब हुआ यहां से इसको ज्वाइन करती हुई लाइन और यहां से इसको ज्वाइन करती हुई लाइन के बीच का जो ये एंगल होगा, इसको ये पूछ रहे हैं आपसे ना। और ऑप्शन भी आप देख रहे हैं 45 30
1.15 डिग्री, मतलब बड़े एंगल है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी नाउ, हम जो इस पॉइंट की जब पोजीशन पता करते हैं ना पहले मिनिमा के लिए, तो हम ये कंडीशन लगाते हैं डी बाई टू साइन थीटा जब लैम्डा बाई टू के बराबर होगा, है ना, या डी साइन थीटा जब लैम्डा के बराबर होगा। ये होती है बच्चों फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि थीटा छोटा नहीं है, मतलब ना 2-4 डिग्री, मतलब बहुत छोटा नहीं है, मतलब ना, और मतलब छोटा वाला, ये बड़ा है थीटा। तो हम इसको साइन थीटा को टेन थीटा और वाई अपॉन डी नहीं लिख सकते अब इस केस में ना, टेन थीटा या वाई अपॉन डी नहीं लिख सकते। तो हम वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते, टू लैम्डा डी डिवाइड बाई डी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इतनी देर से मैं बता रहा था ना, देखो क्वेश्चन आ ही गया, मतलब ना अच्छा हुआ ये आ गया। तो अब हम इसमें जब लिखेंगे ना, तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से साइन थीटा, अच्छा ये ध्यान रखना, हमें ये जो थीटा होता है ना वो हमारा ये वाला होता है, ये आधा एंगल अल्फा। अब मिनिमा की पोजीशन पता करें ना, तो यहाँ पे अल्फा लिखना है। तो साइन अल्फा जो है हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई डी के बराबर होना चाहिए। अब अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, थीटा बाई टू। तो साइन थीटा बाई टू हमारे पास लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। डी कितना दे रखा है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो थीटा बाई टू हमारे पास 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो थीटा बच्चों हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इसे जो फैला हुआ होगा ना, यहां से जो लाइन बनाओगे ना सेंट्रल मैक्सिमा के एंड्स को ज्वाइन करती है, तो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री के बराबर आएगा बच्चों। इसे बोलते हैं एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इन्होंने एंगुलर स्प्रेड यूज किया है। तो एंगुलर स्प्रेड ऐसे पता करते हैं। अच्छा, जिसमें ये कहां से पता लगा, और वो वाले जो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, जैसे ना इसमें मान लो इसमें ये पूछ रहे होते हैं आपसे ना, व्हाट विल बी द एंगुलर नॉट द लीनियर विड्थ पूछी, अगर इसमें पूछ रहे होते तो इसमें पता है मैं क्या करता, ये जो लीनियर विड्थ आई है ना 24 mm, इसको बस मैं डिवाइड कर देता कैपिटल डी से। क्योंकि देखो ये एक तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 24 mm है, ये जो डिस्टेंस होती है ना ये वाली, ये 20 सेंटीमीटर है। तो जैसे ये थीटा बाई टू हो जाएगा फिर ना ये एंगल, तो 10 थीटा बाई टू इज इक्वल टू ये जो आधा होगा 12 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, है ना, ये जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 12 mm मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना 1.2, ठीक है। 1.2 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो यहां से थीटा आ जाएगा। इसमें आप लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला ना, लेकिन यहां नहीं लगा सकते। कौन से वाले में, यहां पे नहीं लगा सकते कि इसको तुम 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी लिखो, क्योंकि फिर इसमें मतलब 60 डिग्री और ये एंगल, ये फॉर्मूले जो होते हैं ना लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, ये तभी लगते हैं बच्चों जब ये मैक्सिमम और मिनिमम बिल्कुल इसके नियर बाई बन रहे हो इसके ना। तो यहाँ पर तो 60 डिग्री बड़ा एंगल है, तो फिर आप ना ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलोगे। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या होती है। देखो मिनिमा मैं सिंपल सा बता रहा हूं, डिफ्रैक्शन में डी साइन थीटा एन लैम्डा, एन जो है मिनिमा की वो है, मतलब ना मिनिमा, यहां पे ये फॉर्मूला चलता है। एन कौन से नंबर का मिनिमा, जैसे पहला मिनिमा तो एन की वैल्यू 1 रख देना, दूसरा मिनिमा तो एन की वैल्यू 2 रख देना, ठीक है। तो ये मिनिमा की पोजीशंस दे देगा, तो फिर बस उन दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा होता है और बीचों बीच में होता है। तो मिनिमा, मिनिमा का फॉर्मूला है ये ना, ठीक है, मिनिमा पता करते हो आप इससे। हाँ, अगर थीटा बहुत छोटा है, मिनिमा बहुत पास पास है, मतलब ना सेंटर उनके एंगल मतलब छोटे हैं, थीटा छोटे एंगल पे मिल रहा है, तो फिर आप इसको डी इंटू वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा लिखते हो। तो यहां से मिनिमा की पोजीशन मिलती है, वाई मिनिमा जो होता है ना, मिनिमा का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है, लेकिन उसके लिए थीटा छोटा होना चाहिए। तो ये पहला मिनिमा 30 डिग्री पे मिल रहा है, क्या थीटा छोटा कह सकते हैं, नहीं। इसलिए इसमें फिर हम यहीं से सॉल्व करेंगे इसको, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला। तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये है तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला, मिनिमा का फॉर्मूला है, ठीक है। मिनिमा की पोजीशन दे देगा ये वाला फॉर्मूला, ये ऐसे ध्यान रखो, मिनिमा की पोजीशन इस वाले फॉर्मूले से आएगी, मैक्सिमा तो बीच में आ ही जाएंगे, फिर आप कर लोगे मैक्सिमा की पोजीशन, तो है ना। मिनिमा का फॉर्मूला याद रखो, क्लियर हो गया ना, एक अच्छा मतलब क्वेश्चन करा दिया आपको। अगले पे आ जाते हैं, अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमा अपीयर्स एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ऑन द स्क्रीन। मैंने अभी पिछली वाले क्वेश्चन में बताया कि जो मिनिमा की कंडीशन जो है ना, डिफ्रैक्शन के मिनिमा की कंडीशन वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये मिनिमा की पोजीशन बताएगा, nth मिनिमा का एंगल बताएगा, ठीक है। क्या थीटा छोटा है यहां पे, क्या मैं साइन थीटा को टेन थीटा मान के वाई अपॉन डी लिख सकता हूं, नहीं, ठीक है। 30 डिग्री तो, और वो भी फर्स्ट मिनिमा,
तो जो डी है ना, ये इन्होंने बोला है स्लिट का विड्थ को इन्होंने ए बोला है, डी की जगह पे आप ए यूज करो, साइन 30 यूज करो, और एन मतलब पहला मिनिमा के बारे में बात कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू बच्चों 600 नैनोमीटर है। तो ए की वैल्यू बच्चों यहां से जो तुम्हारे पास आ जाएगी ना 1200 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगी, या 1.2 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। ये ध्यान रखना है, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन इसलिए मैंने एक साथ रखे हैं सारे के सारे ना, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये लो भाई, अगले पे चलते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर। पांचवा ब्राइट फ्रिंज बच्चों 5 सेंटीमीटर दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन 1 मीटर दे रखी है। वेवलेंथ यूज्ड इज मोनोक्रोमेटिक लाइट इज 600 नैनोमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों आपसे ना। एक काम करो बच्चों, यहां से तुम्हें फ्रिंज विड्थ पता लग रही है, बीटा फ्रिंज विड्थ, पांचवा मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, मतलब पहला 1 सेंटीमीटर पे होगा, दूसरा 2 पे, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और ये लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है फ्रिंज विड्थ। स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें 600 नैनोमीटर मतलब माइनस का 9, डी की वैल्यू बच्चों 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर मतलब 10 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 10 माइनस का 5 के बराबर, मतलब 60 माइक्रोमीटर के बराबर। ये होगी बच्चों दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 60 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप इसमें 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर 1 मीटर के सामने छोटा ही होगा ना, तो हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं ना, ये लैम्डा डी बाई डी वाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी। ठीक है, द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज पाई बाई 2 माइनस का थीटा बी। पहले ब्रूस्टर एंगल होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। ब्रूस्टर एंगल ये कहता है कि देखिए जी, अगर आपने एक लाइट ऐसे इंसिडेंट कराई कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वाली लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल, ये इंसिडेंट वाली थी, ये रिफ्लेक्टेड वाली थी और ये रिफ्रैक्टेड वाली थी, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया इनके बीच का ना, तो बेसिकली क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज हो जाती है, ये प्लेन पोलराइज हो जाती है। इस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, जैसे इन्होंने थीटा भी बोला है। ठीक है, तो ये थीटा बी के बराबर होगा बच्चों, तो ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा बी के बराबर होगा। फिर इन दैट केस ये कंडीशन होल्ड करेगी तो ही ऐसा होगा बच्चों ना, प्लेन पोलराइज हो जाएगी, ये वाली ना पैरेलल टू सरफेस पोलराइज हो जाएगी। ओके, ये 90 है, ये एंगल थीटा बी के बराबर आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। 90 हो गया तो 90 माइनस का थीटा बी के बराबर हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, μ1 sin थीटा बी इज इक्वल टू μ2 sin 90 माइनस का थीटा बी। अच्छा, इसी चीज को हम उल्टा भी तो कर सकते थे। मान लो लाइट अगर मैं इस मीडियम से भेजूं, ये μ1 वाला था, ये μ2 वाला था, अगर मैं लाइट इस मीडियम से भेजूं तो सेम कंडीशन के लिए अगेन ये हमारी फिर ये वाली हमारी इंसिडेंट हो जाएगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड वाली इधर मिलेगी। तो रिफ्लेक्टेड वाली का ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा बी के बराबर होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो ये थीटा बी के बराबर ही होगा, तो सबको सेम ही रहेगा। इधर से भेजने पे आपको बस इसको उल्टा कर देना है, फिर रिफ्लेक्शन इधर मिलेगा, फिर आपको ना इधर नहीं मिलेगा। अगर आप इधर से भेजोगे तो रिफ्लेक्शन इधर होगा और रिफ्लेक्टेड इधर होगी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब कंडीशन तो सेम बनेगी। तो मतलब अगर इस मीडियम से आ रही है तो उसका ब्रूस्टर एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस का थीटा बी, और इस मीडियम से आ रही है तो ब्रूस्टर एंगल ये होगा। ठीक है, वैसे ब्रूस्टर एंगल जो होता है ना बच्चों, ये tan थीटा बी जो होता है वो बेसिकली μ2 डिवाइड बाई μ1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, tan थीटा बी जो है μ2 डिवाइड बाई μ1 के बराबर आ जाएगा, ये होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मेरे को ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अच्छा, दूसरे वाले केस में जब अगर इस मीडियम से आ रही है तो tan मान लो उसको अल्फा बोल देते हैं, तो अब वो μ1 बाई μ2 के बराबर होगा। क्या मैं इसको tan अल्फा को 1 अपॉन कॉट अल्फा लिख सकता हूं? अब वो μ1 डिवाइड बाई μ2 के बराबर बन जाएगा। क्या मैं इसको tan 90 माइनस का अल्फा लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, वो μ1 बाई μ2 के बराबर आ जाएगा। तो tan 90 माइनस का अल्फा μ2 डिवाइड बाई μ1 के बराबर है।
है ना। और ये जो टेन बीटा था ये भी म्यू टू बाई म्यू वन के बराबर था, तो थीटा बी जो होगा वो 90 माइनस का अल्फा के बराबर आ जाएगा, मतलब जो अल्फा होगा वो 90 माइनस का थीटा बी के बराबर आ जाएगा। सो अगर एक एक इस वाले मीडियम में अगर ब्रूस्टर एंगल थीटा बी है, तो इस वाले मीडियम से लाइट अगर आ रही होगी तो ब्रूस्टर एंगल अल्फा जो है 90 माइनस का थीटा बी के बराबर होगा। मैंने वो प्रूव भी कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में अगर आ रही है तो tan इनवर्स म्यू जी के बराबर होगा, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। tan थीटा बी जो होता है बच्चों वो म्यू टू सेकंड मीडियम मतलब एयर डिवाइडेड बाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन म्यू जी होना चाहिए था, यहाँ पे म्यू जी कह रहे हैं, मतलब गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यार आंखें प्रॉब्लम करने लग जाती हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर। दो स्लिट 800 नैनोमीटर से आप कर रहे हो। द लाइन जॉइनिंग A1P इज परपेंडिकुलर टू A1A2, मतलब ये इसके सामने वाली पॉइंट है, मतलब ना इस स्लिट के सामने वाला पॉइंट है। द फर्स्ट मिनिमा इज डिटेक्टेड एट P, यहाँ पे मिनिमा मिल रहा है आपको ना यहाँ पे, ओके। द वैल्यू ऑफ द स्लिट सेपरेशन इज A विल बी। एक बात बताओ बच्चों, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ पे जो y का काम कर रहा होगा ना इस पॉइंट के लिए, क्या वो a/2 के बराबर होगा या नहीं होगा? अरे दोनों स्लेट के बीच का डिस्टेंस ये a दे रखा है, तो ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। इस a/2 पॉइंट पे, a/2 वाले पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट जो कैपिटल डी है ना बच्चों, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अरे वाह, 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है बस। और ये mm में आया है, मतलब ना ये a जो है mm में आ रखा है, मतलब मैं लगा तो सकता हूँ फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ द स्लिट सेपरेशन a, अगर मान लो ये इसमें दो फंडे लगते हैं कि जब d बहुत छोटा होता है कैपिटल D से, तो पार्ट डिफरेंस हम लिखते हैं d साइन थीटा, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है और ये भी होल्ड करे तो पार्ट डिफरेंस हम लिख देते हैं y इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल D के बराबर। अब हमें ये पता है कि जो भी ऑप्शन है ना d की वैल्यू जो जो जिसको स्मॉल d को जो हम इन्होंने a बोला है, वो जितनी वैल्यू वो mm में, तो 5 सेंटीमीटर के सामने ये चारों वैल्यू छोटी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। जो तो ये सारा के सारा कंक्लूजन ये कह रहा है कि आप ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एक्स के लिए यूज कर सकते हो, और क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है, तो फर्स्ट मिनिमा कहां मिलता है बच्चों? जब पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो है लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। अब डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है? डेल्टा एक्स ही है, तो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू d/2 के बराबर है, तो d/2 इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल D, ये लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो d स्क्वायर जो बन जाएगा वो 2 से 2 काट दो, तो लैम्डा जो कि 8 इंटू 10⁻⁻7 है, कैपिटल D जो कि 5 इंटू 10⁻2 के बराबर है, दैट डिवाइडेड बाई कुछ नहीं आएगा उसके नीचे, तो D की वैल्यू आ जाएगी 8×5=40। द फर्स्ट मिनिमा इज डिटेक्टेड एट पॉइंट P। इस a/2 डिस्टेंस में आपको पहला मिनिमा मिल रहा है ना, λ/2 के बराबर किया मैंने इसको, तो y इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल D, तो y d/2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक मैंने सब कुछ सही किया है। तो रूट के अंदर 40 इंटू 10⁻⁻9, तो d आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 के बराबर, तो d की वैल्यू आएगी बच्चों 0.2 mm के बराबर, ठीक है। 0.2 mm विल बी द आंसर। अब इतना सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा बच्चों ना, ये सब सोचना पड़ेगा। और बाद बाकी अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है इसके लिए, मतलब ना इसकी थ्योरी पढ़नी है, तो वो उसको तो भाई क्रैश कोर्स में कवर कराऊंगा, मैं थ्योरी भी कवर कराऊंगा, ये सारे फॉर्मूलाज का अच्छे से रिवीजन करवाऊंगा। सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Given below are the two statement, one is labeled as the assertion A and the other is labeled as the reason R। assertion A जो है बच्चों, the beam of the electron shows wave nature and exhibit interference and diffraction। तो beam of electron बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है ना,
इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन भी हो सकता है उसका। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस, डेविसन जर्मन ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, मतलब उसका वेव नेचर होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों, यही तो, इसी ने तो प्रूव किया था इसको। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट्स S1 एंड S2 आर d डिस्टेंस अपार्ट एंड द सेपरेशन फ्रॉम द स्लिट टू स्क्रीन इज कैपिटल D। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, कैपिटल D के बराबर दे रखा है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d के बराबर दे रखा है, as shown in the figure. Now if two transparent slab of the equal thickness 0.1 mm but refractive index 1.51 and 1.55 are introduced in the path of the beam, lambda is equal to 4000 angstrom from S1 and S2, the central bright fringe spot will shift by number of fringes। तो ये कह रहे हैं कि जो central bright fringe जितना shift होगा ना बच्चों, that they are asking। ठीक है, so central bright fringe बच्चों होता कौन सा पॉइंट है बच्चों? चलो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो आ रहा हो। ठीक है, डेल्टा एक्स जहां पे जीरो आ रहा होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। पाथ डिफरेंस जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले तो एक वो जो सिमेट्री लाइन है उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये सिमेट्री लाइन हो गई। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मतलब हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा होगा। ठीक है, वाई हाइट में मिल रहा होगा सपोज करो, और ये भी ऐसे करके ड्रॉ कर लो इसको ना। चलो, अब देखो बच्चों, इसमें करेंगे क्या हम लोग, जो है हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस, लिखेंगे किसी भी पॉइंट पे ना, डेल्टा एक्स एट एनी पॉइंट। तो पाथ डिफरेंस जो होता है ना बच्चों, वो होता है बेसिकली H2P, ये P पॉइंट है ना, इसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चों हमें, इसकी दोनों की थिकनेस तो सेम ही दे रखी है, इक्वल थिकनेस, तो T माइनस कर दो। तो ये एयर वाला पाथ आ गया, यहां से यहां तक वाला और यहां से यहां तक वाला, हमने इस स्लैब का थिकनेस माइनस कर दिया। उसकी जगह हमने उसका ऑप्टिकल पाथ जो कि μ2 इंटू टी है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ होगा ना बच्चों, ये μ2 इंटू टी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो μ2 इंटू टी पाथ इन एयर, वो इस स्लैब के अंदर टी पाथ जो होगा ना बच्चों, वो μ2 इंटू टी के इक्विवेलेंट होगा। ओके, ये तो बच्चों नीचे वाली का पाथ लेंथ हो गया टोटल। इसमें से माइनस करना है मुझे किसका? S1P माइनस का टी प्लस का μ1 इंटू टी। ठीक है, ये पाथ लेंथ बच्चों ऊपर वाली का हो गया। हमने पूरा पाथ लिखा S1P, उसमें से T माइनस कर दिया और उसकी जगह μT लिख दिया। अब जो डेल्टा एक्स आएगा ना बच्चों, डेल्टा एक्स वो हमारे पास आ जाएगा H2P माइनस का S1P। ठीक है, ये तरीका होता है बच्चों ना, ऐसे ही करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को ना, प्लस का T टाइम्स μ2 माइनस का 1 माइनस का T टाइम्स μ1 माइनस का 1। देखो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों ना पाथ डिफरेंस। ये H2P माइनस का S1P जो होता है ना बच्चों, ये d साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ओके, और हमें डेल्टा एक्स जीरो वाली पोजीशन पता करनी है जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो हम इसको उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो वहां बन जाएगा बच्चों। अब अगर आप इसको देखो तो देखो T से इससे ये कट जाएगा, है ना, तो अपने पास बनेगा बच्चों T μ1 माइनस का μ2, ये बनेगा बच्चों अपने पास है ना। जब उधर जाएगा ना तो μ1 माइनस का μ2 बनेगा अपने पास है ना। H2P माइनस का S1P d sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट विल बी शिफ्ट बाय दिस नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो इसमें बच्चों जो d वगैरह है वो कितना है, यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, स्मॉल d, ये इक्वल थिकनेस इनकी mm में दे रखी है, और स्मॉल d की वैल्यू नहीं दे रखी। चलो नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। आपको पता होगा कि जब थीटा बहुत छोटा होता है ना, क्योंकि ये सारे के सारे केसेस उसी के लिए बात कर रहे होते हैं जब सेंट्रल मैक्सिमा के पास में बन रहे होते हैं ना ये सारी की सारी चीजें, मतलब तो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम टेन थीटा रख देते हैं, टेन थीटा वाई अपॉन डी के बराबर बन जाता है। तो वाई अपॉन डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये बच्चों हमारे पास टी टाइम्स μ1 माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा, μ1 माइनस का μ2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, वो हमारे पास t इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, और μ1 माइनस का जो μ2 आएगा ना बच्चों, वो हमारे पास माइनस का 0.04 आ रहा होगा। अब बोलो सर ये माइनस क्यों आ रहा है? बेसिकली जो सेंट्रल मैक्सिम है ना बच्चों, ऊपर नहीं गया होगा, वो नीचे आया होगा। नीचे वाली जो स्लैब है ना वो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, तो इसने ज्यादा पाथ को चेंज किया होगा, तो वो पॉइंट इधर मिलेगा, नीचे मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
फ्रिंज विड्थ जो होती है बच्चों वो होती है हमारे पास बीटा जो होता है वो लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है। तो बेसिकली जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना बच्चों, इसको वाई नॉट लिखना, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है सेंट्रल, मतलब जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो आ रहा होता है। मैंने पार्ट डिफरेंस को जीरो करके ही कैलकुलेट किया है ना, तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों मेरे पास ना यहाँ पे। अब मुझे बस इसको फ्रिंजेस में डिवाइड कर देना है कि कितने फ्रिंजेस के बाद ये मिल रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाई, मुझे ये पता करना है कि कौन से नंबर का, मतलब इन्होंने बोला है ना द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्पॉट विल शिफ्ट बाई नंबर ऑफ द फ्रिंजेस। मान लो ये लैम्डा डी बाई डी के बराबर आ रहा होता तो मतलब वो एक फ्रिंज से शिफ्ट हो जाता, ठीक है। वैसे सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे होता है वो एक फ्रिंज से शिफ्ट हो जाता अगर ये वाई नॉट जो है लैम्डा डी बाई डी के बराबर आ रहा होता तो हम क्या करेंगे, इस वाई नॉट को इससे फ्रिंज बिड्थ से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा कितने फ्रिंज से वो शिफ्ट हुआ है। तो वाई नॉट को हम बीटा से फ्रिंज बिड्थ से डिवाइड कर देंगे। जब आप फ्रिंज बिड्थ से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा टी डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू माइनस का 0.04, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0.1 है। मैं यहाँ पे इसको कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस से शिफ्ट होगा ना बच्चों, आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁴ आ जाएगा ये 0.1 mm जो है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो 4 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर आ जाएगी, इंटू 0.04। उस माइनस का कोई मतलब नहीं, वो नीचे जा रहा है इसलिए वो माइनस था, ठीक है। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आ रहा होगा कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ रहे होंगे यहाँ से। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो यहाँ पे 4 से तो ये कट जाएगा, तो 1000 फ्रिंजेस आ गए, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना विल बी रॉन्ग थिंग ना, मतलब ये गलत है, मतलब ना ये चीज 1000 फ्रिंजेस के लिए मैं इस साइन थीटा को मतलब y/d नहीं रख सकता, ठीक है, 1000 के लिए, क्योंकि 1000 में मैक्सिमम तो बहुत दूर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों पंगा पता है क्या है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ना गलत है, ये माइक्रोमीटर रहा होगा ये, डेफिनेटली ये क्या रहा होगा, माइक्रोमीटर रहा होगा। वैसे भी 1000 नहीं 10,000 आ रहा है, ठीक है, 1000 नहीं आएगा 10,000 आएगा, तो ये माइक्रोमीटर रहा होगा, ये पक्का माइक्रोमीटर रहा होगा। क्वेश्चन में गलती है। अगर आप टी की वैल्यू माइक्रोमीटर में रखोगे ना यहाँ पे, तो ये 10⁻⁻⁷ बन जाएगा, 0.1 माइक्रोमीटर 10⁻⁷ हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर बच्चों जो आएगा ना फिर इन दैट केस वो 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 फ्रिंज शिफ्ट होना तो मतलब फिर भी ठीक है, मतलब ना वो आप सेंट्रल इस वाले और सेंटर ऑफ सिमेट्री के नजदीक ही मान सकते हो 10 फ्रिंजेस को, तो ना तो इसका आंसर बच्चों n = 10 होगा, दिस विल बी द आंसर। तो यहाँ पे बच्चों गलती है डेफिनेटली कि ये जो है ना, ये मेरे कई बार क्या होता है कि टाइपो मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे ना, मतलब म्यू जो है ना एम में कन्वर्ट हो जाता है, पहले भी ऐसा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ये माइक्रोमीटर रहा होगा बच्चों, ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज शोन इन द फिगर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ थिन प्लेट ऑफ द थिकनेस 10 micrometer and the refractive index mu is equal to 1.2 is inserted in front of the slit S1. The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of the wavelength 500 nanometer. Due to the insertion of the plate, the central maxima is shifted by a distance of x beta naught. Beta naught is the fringe width before the insertion of the plate. The value of x will be. तो बच्चों ये कह रहे हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितने टाइम्स फ्रिंज विड्थ के कितने टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, ये पूछा है। आपको पता है कि जिधर आप ये फिल्म इंट्रोड्यूस करते हो उधर की तरफ पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, फ्रिंज विड्थ नहीं चेंज होती, फ्रिंज विड्थ तो पहले और बाद में सेम ही रहती है, पर पूरा पैटर्न जो है उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल मैक्सिमम उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बच्चों आप किसी भी पॉइंट पे जब आप पार्ट डिफरेंस लिख रहे होगे ना, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे चूज कर लो, तो उस पर जब पार्ट डिफरेंस लिखोगे ना आप पी वाले पॉइंट पे, जैसे मान लो ये वाला पी वाला पॉइंट हो गया, तो इसकी हाइट वाई मान लेना। अच्छा ये पी पॉइंट नहीं ओ मानते हैं इसको ना हम जनरली, सेंटर ऑफ सिमेट्री को ओ मानते हैं, तो मैं पी वाले पॉइंट पे बच्चों पार्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ। तो डेल्टा एक्स जो आएगा ना बच्चों वो S1P माइनस का टी प्लस का म्यू इंटू टी। आप बोलोगे सर अब आप ऊपर वाले पाथ में से नीचे वाला माइनस कर रहे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना, ठीक है। माइनस का नीचे वाला पाथ S2P, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है कि ये जो भी डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं हम इंटेंसिटी वगैरह में कॉस डेल्टा फाई आता है, तो वहाँ माइनस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस के अंदर माइनस ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, इसलिए हमें इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा बच्चों डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जहां पे जीरो होगा वो पोजीशन पता करनी है, मतलब मुझे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता करनी है, तो वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास S1P माइनस का S2P प्लस का T टाइम्स म्यू माइनस का 1, ठीक है। ये जीरो आना चाहिए हमारे पास ना। तो
S1P माइनस का S2P को मैं लिख सकता हूं डी साइन थीटा, और साइन थीटा को मैं वाई अपॉन कैपिटल डी लिख सकता हूं। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि कब हम ये कर पाते हैं, ठीक है। जब हम नियर सेंटर ऑफ सिमेट्री बात कर रहे होते हैं ना, तो हम पार्ट डिफरेंस वाई इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं। ये बच्चों माइनस का टी टाइम्स म्यू माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। टी टाइम्स म्यू माइनस का 1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये S1P माइनस का S2P लिखा है, ये गलत कर दिया बच्चों ना मैंने। यहाँ पे ये एक माइनस के साथ आएगा, क्योंकि S1P ये वाला पॉइंट है ना, तो ये वाला पाथ तो कम होगा, ये वाला ज्यादा होगा, तो S1P माइनस का S2P अपने आप माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, हट ही जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों, t इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी म्यू माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, टी लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो ये म्यू माइनस का 1, इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, थिकनेस कितनी है 10 माइक्रोमीटर, तो 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई डी कितना है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास थिकनेस दे रखी है हमें। अच्छा, ये डी तो चला गया, लैम्डा कितना दे रखा है 500 नैनोमीटर, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7, और ये बीटा नॉट आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे 1.2 माइनस का 1। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ आ रहा होगा, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाओगे 100.2 आ जाएगा 24, 4 बीटा नॉट के बराबर बच्चों आंसर आ रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो 4 के बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारे हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, डी कुछ गड़बड़ हुई है इसमें ना, ठीक है, इसका आंसर डी नहीं 4 होगा, ठीक है, या तो इसमें ऑप्शंस होंगे दिए होंगे, ठीक है। मेरा तो आंसर इसका 4 आ रहा है बच्चों, ठीक है, सही कर लेना उसका कैलकुलेशन। In a Young's double slit experiment, the intensities of the 2 point for the path difference lambda by 4 and lambda by 3 are I1 and I2 respectively. If I naught denote the intensity produced by each one of the individual slit, then I1 plus I2 upon I naught कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये तो फिर भी काफी आसान है। जैसे पहला जो फेज आएगा ना बच्चों, फेज डिफरेंस पहले वाले पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा के डेल्टा एक्स के बराबर होता है ना, तो 2 पाई बाई लैम्डा, के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, इंटू लैम्डा बाई 4, तो ये बच्चों पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। दूसरा वाला जो डेल्टा फाई आएगा ना बच्चों, वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, तो ये 2 पाई बाई 3 के बराबर आ जाएगा, मतलब 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा फाई डेल्टा वो आ गया हमारे पास। तो I1 जो आएगा ना बच्चों, वो हमारे पास आएगा आई नॉट प्लस का आई नॉट प्लस का 2 रूट के अंदर आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस पाई बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास I1 जो आ जाएगा बच्चों, वो हमारे पास 2 आई नॉट के बराबर आ जाएगा। I2 जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा हमारे पास आई नॉट प्लस का आई नॉट प्लस का 2 रूट आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस का 1/2 के बराबर होता है, तो ये बच्चों आई नॉट के बराबर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या इन्होंने, I1 प्लस का I2 डिवाइडेड बाई आई नॉट की वैल्यू पूछी है, तो ये और ये 3 के बराबर आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3। ओके, 3 आ रहा होगा इसका आंसर। कुछ गलती हुई है यार इनमें ना। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 watt per meter square passes through a combination of the 3 polaroid such that pass axis of the last polaroid is perpendicular to that of the pass axis of the first polaroid, ठीक है। पोलरॉइड वाला बच्चों अरेंजमेंट पहले बना लेता हूं मैं ना, यहाँ पे एक पोलरॉइड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा बच्चों ये वाला हो गया, ठीक है। पहले वाले की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वर्टिकल ले ली मैंने, लास्ट वाले की ट्रांसमिशन एक्सिस बच्चों हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वर्टिकल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा हो गया, ये ट्रांसमिशन एक्सिस, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग लाइट इज दिस 32, यहाँ पे जो अनपोलराइज लाइट थी ना उसकी इंटेंसिटी 32 के बराबर थी बच्चों ना, 32। मान लो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, आई नॉट मतलब 32, ये आई नॉट बोल रहा हूं मैं इसको ना, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिल रही है वो आई मिल रही है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी ट्रांसमिशन द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलरॉइड, तो ये तो वर्टिकल लाइन मैंने एज ए रेफरेंस, मान लो इसकी जो एंगल है ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों की जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल मान लो थीटा के बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों मेरे को पहले इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू मिलेगी, पहले पोलराइज पास होने के बाद। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी ना वो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगी। यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी ना वो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगी, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल 90 माइनस का थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस का थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये जो इंटेंसिटी है ना बच्चों, आई नॉट की वैल्यू हमें इन्होंने दी है, आई नॉट जो है 32 के बराबर है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ आई नॉट इज 32, लेकिन वो जो है ना बच्चों जो इंटेंसिटी दी है वो हमें 3 के बराबर दे रखी है। तो 3 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, ये बच्चों हमारे पास 16 के बराबर आ जाएगा। 16, एक काम करना है इसको 4 इंटू 4 कर लेना, तो 4 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये बन जाएगा बच्चों 3/4 के बराबर। तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो रूट के अंदर 3/2 के बराबर आ जाएगी। तो जो थीटा आएगा ना बच्चों वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन 60 जो है रूट 3/2 होता है ना, तो थीटा 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा हमारे पास ना। 30 डिग्री विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। अगले वाले में आ जाओ बच्चों। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। अब ये डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फाउंड टू बी 3 mm. Distance between the first and the third minima, okay, in the diffraction pattern is found to be 3 mm. When the screen is placed 50 centimeter away from the slit, the width of the slit is। तो यहाँ पे बच्चों हो क्या रहा है कि ये हो गया आपका स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये स्लिट हो गया, ओके। आपको पता होगा कि जो सेंट्रल मैक्स ब्राइट फ्रिंज होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और फिर इस तरीके से आता जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, सेकंड और ये थर्ड मिनिमा। आपको पता होगा ये लैम्डा जो इन्होंने जो डिस्टेंस 3 mm दे रखा है ना वो पहले और तीसरे मिनिमा के बीच का दे रखा है, तो वो 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा। ये विड्थ जो होती है ना इसकी स्मॉल डी होती है, ये कैपिटल डी के बराबर होता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ना उसे हम कैपिटल डी बोलते हैं। तो तुम्हें पता है ना ये लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है, ये लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है, ठीक है, ओके। ये बच्चों इन्होंने हमें 3 mm के बराबर दे रखा है, तो यहां से हमें इन्होंने डी की वैल्यू पूछी है। तो स्मॉल डी की जो वैल्यू आ जाएगी ना 2 इंटू लैम्डा आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल डी की वैल्यू बच्चों 1/2 के बराबर आ जाएगी डिवाइडेड बाई 3 mm -3। डी की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों 3 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर, मतलब 0.2 mm के बराबर। 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, two wave of intensity ratio 1:9 cross each other at a point. The resultant intensity at that point when a wave are incoherent। अच्छा चलो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा हुआ, यहाँ पे कवर हो गया। बच्चों जब भी इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं ना तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बच्चों डायरेक्ट ऐड हो जाती है। I1 I2 प्लस I3 जितने भी सोर्स हो ना डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला मतलब डेल्टा फाई का कोई लफड़ा नहीं होता। तो जो I1 आएगा ना बच्चों वो हमारे पास 2I0 के बराबर आ जाएगा। दो सोर्स है ना, नहीं एक की इंटेंसिटी I है और एक की 9I है, 9I0 है, तो ये हो जाएगा 10I0 के बराबर, ठीक है। तो हमारा जो ये जो इंटेंसिटी है I1 इनकोहेरेंट के केस में ये आ जाएगा। जब कोहेरेंट होंगे और इनका फेज डिफरेंस 60 डिग्री होगा तो I2 तो I0 प्लस का 9I0 प्लस का 2 रूट के अंदर I0 इंटू 9I0 cos 60 डिग्री, cos 60 1/2 के बराबर होता है, तो 13I0 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो इन्होंने I1/I2 की वैल्यू पूछी हमसे, तो वो 10 डिवाइडेड बाई 13 के बराबर आ रही होगी। तो x की वैल्यू बच्चों 13 आ जाएगी हमारे पास ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू बच्चों 13 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड।
the slit are 1 mm apart and the screen is 1 meter away from the slit. The distance from the center of the screen where the intensity becomes half of the maximum intensity for the first time. तो ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी आधी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, देखो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे इंटेंसिटी का ना, I इक्वल टू आई नॉट प्लस का आई नॉट प्लस का 2 रूट आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस डेल्टा फाई। अब डेल्टा फाई जो होता है ना वो होता है के डेल्टा एक्स, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स होता है यहाँ पे वाई इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, जब आप इंटेंसिटी आई नॉट और आई नॉट ले रहे होते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नॉट के बराबर होती है, उसका आधा। तो ये जो इंटेंसिटी है ना इस पॉइंट पे मुझे 2 आई नॉट चाहिए, 4 आई नॉट का आधा, ठीक है। ये भी हमारे पास 2 आई नॉट हो गया प्लस का 2 आई नॉट कॉस ये जो भी आ रहा है, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा वाई इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों को बराबर होना है तो ये चीज 0 होनी चाहिए, मतलब कॉस के अंदर ऐसा एंगल आना चाहिए कि कॉस की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ये पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। वैसे तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 सब पे आएगा, लेकिन हमें सबसे कम वाली वैल्यू लेनी है, नियरेस्ट टू द मिनिमम, मतलब नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो वो पाई बाई 2 होगी। तो 2 पाई बाई लैम्डा वाई इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। पाई से बच्चों पाई कट जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द इंटेंसिटी, वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी के बराबर। तो लैम्डा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 7 इंटू कैपिटल डी आ जाएगा बच्चों 1 मीटर के बराबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी आ जाएगा बच्चों 1 mm, तो 10 माइनस का 3 के बराबर, ठीक है। एक बच्चों ये जो है ना 2 और रह गया यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा बेसिकली ना, एक 2 और आएगा यहाँ पे, तो ये 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 4 आ रहा होगा। इस y को मैं ऐसे लिख सकता हूं 125 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 6 मीटर, तो 125 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 125 विल बी दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन। A parallel beam of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on a single narrow slit of width 0.001 millimeter. मिलीमीटर ही होगा, ठीक है। The light is focused by a convex lens on the screen placed on its focal plane. The first maxima will be formed for the angle of diffraction of this. First minima will be formed for the angle of diffraction of this degree. तो अब इसमें पहले मिनिमा की पोजीशन पूछ रहे हैं बच्चों ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब डी साइन थीटा, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, जब डी साइन थीटा लैम्डा के बराबर होता है तो ये फर्स्ट मिनिमा का एंगल होता है, यहां से ना फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन आती है, ठीक है। मिनिमा की पोजीशन के लिए आपको याद रखना है कि डी साइन थीटा लैम्डा के बराबर होता है। बेसिकली करते क्या है कि जो स्लिट के बीच में जितने भी सोर्स होते हैं ना, हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो विड्थ हो जाती है पहले और इसके पहले सोर्स के बीच में d/2, तो d/2 साइन थीटा जब λ/2 के बराबर होता है तो ये एक पहला और इसका पहला नीचे वाले पार्ट का पहला एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देते हैं, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मिनिमा के लिए कंडीशन ये होती है बच्चों फर्स्ट मिनिमा के लिए। सेकंड मिनिमा के लिए बच्चों डी साइन थीटा 2 लैम्डा के बराबर होता है। थर्ड मिनिमा के लिए डी साइन थीटा बच्चों 3 लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से देखो, इन्होंने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो पूछ रहे हैं ना, वो ये थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं कि किस एंगल पे आपको पहला मिनिमा मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमें साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो साइन थीटा जो आ जाएगा लैम्डा, जो कि 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 7 के बराबर है, दैट डिवाइडेड बाई ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 6 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो ये 5/10 आ जाएगा, मतलब 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही होगी। 30 डिग्री पे आपको बच्चों पहला मिनिमा मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसकी एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा देखो ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो वो बच्चों 60 डिग्री आएगी, वो 60 डिग्री में फैला हुआ होगा, 30 डिग्री ऊपर तक और 30 डिग्री नीचे तक, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों 30 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। तो यही पूछ रहे थे कि मतलब ये पता है क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछ रहे हैं कि ये जो कहाँ पे मिनिमा मिल रहा होगा, तो है ना ये जो पहला मिनिमा जो मिल रहा होगा ना, उसका ये वाला एंगल पूछा है इन्होंने। तो हमारे पास मिनिमा का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको ना, मिनिमा की पोजीशन कैसे आती है, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा रख के।
हाँ, अब इसमें थीटा बड़ा आ रहा है, थीटा छोटा होता तो बस साइन थीटा को मैं स्मॉल वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी रख देता। रिवीजन वैसे वीडियो अपलोड करूंगा, अब ये देखना है कि वो यूट्यूब पे आएगा या वो क्रैश कोर्स में आएगा। ये सारे के सारे रिवीजन में कवर तो होंगे हमारे, ठीक है। क्रैश कोर्स में तो मैं सारा कवर करूंगा ये ना, क्रैश कोर्स में तो तुम्हें ये फॉर्मूले रटा रटा के भेजूंगा कि डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो तुझे क्या करना है। ओके, अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है। सोर्स यहाँ पे दे रखा है एक, और एक सोर्स यहाँ पे दे रखा है, क्या है भाई। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट अ पॉइंट पी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये मेन सोर्स है, यहाँ पे स्लिट, एक स्लिट यहाँ पे हो गई, एक स्लिट यहाँ पे हो गई, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2 इज, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, डी की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। तो एक तो लाइट बच्चों सीधी जा रही है यहाँ पे ना पी वाले पॉइंट पे, एक लाइट ऐसे घूम के आ रही है और हमसे डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए इनके बीच का, मतलब ये ऊपर जाके ऐसे लौट के आएगी, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस क्या बोले ना, डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट पी। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, हमें जो पार्ट डिफरेंस है ना वो λ/2 के बराबर कर देना है, ठीक है। मिनिमम पूछा है इन्होंने, तो मतलब वैसे तो और भी पोजीशन हो सकती थी, और ऊपर रखोगे तो और ज्यादा पार्ट डिफरेंस आएगा, फिर वो 3λ/2 5λ/2, हमें तो मिनिमम की बात करनी है, मिनिमम डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो हम मिनिमम पार्ट डिफरेंस लेंगे। डेल्टा एक्स जो है हमारे पास डी, डेल्टा एक्स जो है λ/2 के बराबर हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहले तो। जो डी की वैल्यू है ना बच्चों 0.2 मीटर है, और जो लैम्डा है ना बच्चों वो हमें दे रखा है दिस, और ये S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस ना फ्यू mm में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको mm में आएगा, और ये दे रखा है हमें 0.2 मीटर, तो हम बच्चों इस पाथ को कैलकुलेट करने के लिए वो फंडा तो नहीं लगाएंगे। देखो एक काम करो बच्चों, जैसे ये होता था ना, ये S1 होता था, ये S2 होता था, और इसके सामने वाले पॉइंट पे, ठीक है, अब मैं इसमें क्या फंडा लगा रहा हूं, इसके सामने वाले पॉइंट पे जब आप पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते थे तो आप क्या करते थे, ये यहाँ पे हमारे पास थीटा का काम करता था, ठीक है। ये y जो है हमारे पास एक तरीके से d/2 का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस हम जब डेल्टा x लिखते थे तो वो आता था y इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी के बराबर, यही आता था, है ना, y इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी के बराबर। y की वैल्यू d/2 रख देते तो ये d² के बराबर आ जाता था यहाँ पे। मतलब ना अगर स्लिट के सामने वाले पॉइंट पे जब पार्ट डिफरेंस लिखते थे ना तो वो हमारे पास ये आ जाता था, स्लिट के सामने वाले पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस है वो हमारे पास d² के बराबर आ जाता था। अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे इसको मान लो ये कोई सोर्स होता, जैसे यहाँ पे ये वाला सोर्स यहाँ पे रखा होता, और तो मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे इसकी जो दो वेव आ रही होती इनका पार्ट डिफरेंस पूछा होता, तो क्या वो पार्ट डिफरेंस इसके बराबर नहीं होगा? आराम से वही होगा। समझ गए ये वाली बात, समझ में आई? तो बच्चों इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो d² के बराबर होगा, और सिमिलरली यहां से यहां तक इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो भी इतना होगा। तो जो पार्ट डिफरेंस है ना बच्चों वो बेसिकली d² का 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब d² के बराबर आ जाएगा। तो d की वैल्यू इन्होंने पूछी है, तो d की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल d की वैल्यू जाएगी ना रूट के अंदर लैम्डा 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू डी 0.2 मीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जो डी की वैल्यू आएगी ना बच्चों हमारे पास वो आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर, ठीक है। तो डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0.2 mm के बराबर आ रही होगी, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.2 mm। मैंने करीब करीब मैं 1100 PYQ सॉल्व कर चुका हूं अभी तक ना, उनमें पहली बार कोई इसमें मतलब पॉइंट में आंसर आया है बच्चों ना 0.2 mm, ठीक है। तो ये पहला आंसर है, अदरवाइज वो जनरली मतलब इंटीजर टाइप ही देते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर दे रखा है बच्चों अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ द टू वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम एंड 5500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दो अलग अलग वेवलेंथ दे रखी हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 2.5 mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 150 सेंटीमीटर, ठीक है।
द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज व्हेन द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अब ये कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया, मतलब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब मैं चाहता हूं हर वो कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो कवर हो जाना चाहिए आपका ना इनमें। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज पूछा है इन्होंने। तो देखो एक ऐसी जगह होगी जहां पर दोनों का मैक्सिमा बन रहा होगा, ठीक है। तो मान लो एन एन एनथ वाला मैक्सिमा एक का और एमएथ वाला मैक्सिमा दूसरे का, तो एन और एम इंटीजर होने चाहिए। तो y इक्वल टू एन बीटा वन, ये बराबर होना चाहिए बच्चों एम बीटा टू के। मतलब एमएथ वाला मैक्सिमा जिसका बन रहा होगा उसके एम फ्रिंज विड्थ बीच में आ चुके होंगे, तो y की वैल्यू m इंटू बीटा होगी। जिसका एनथ वाला मैक्सिमा एक पॉइंट में बन रहा होगा n इंटू बीटा होगा, और y दोनों के लिए सेम है, मतलब एक ही पॉइंट में बन रहे हैं। इन दोनों को बस बराबर कर देना होता है हमें ना, बस यही करना होता है। मैक्सिमा के केस में ये करते हैं, मिनिमा के केस में फिर वो 2n माइनस वन इंटू बीटा बाई टू और वो वाला फंडा लेते हैं, ठीक है। तो n और m की वैल्यू बस हमें क्या कर देनी है, तो द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, तो n डिवाइडेड बाई m जो आ जाएगा ना बच्चों, वो हमारे पास बीटा टू डिवाइडेड बाई बीटा वन के बराबर आ जाएगा, मतलब लैम्डा टू डिवाइडेड बाई लैम्डा वन के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा टू कितना दे रखा है हमें, 5500 डिवाइडेड बाई 7000, ये 11 आ जाएगा बच्चों, ये 14 के बराबर आ जाएगा, 11×5 55 ना, और ओके 11/14। तो इसका 11वां मैक्सिमा और इसका 14th मैक्सिमा एक ही जगह बनेंगे। तो y की वैल्यू या तो आप पहले वाले में पुट कर दो 11, नहीं हाँ ये n अपॉन m है ना, हाँ तो 11, n की वैल्यू बच्चों 11 हो गई, m की वैल्यू बच्चों 14 हो गई, ठीक है। 11 इंटू लैम्डा, तो ये 7000 इंटू 10⁻⁻10 लैम्डा इंटू डी बच्चों यहाँ पे कितना दे रखा है 3/2 मीटर के बराबर, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी कितना दे रखा है 5/2 इंटू 10⁻³ के बराबर, ठीक है। तो 2 से तो 2 काट देंगे हम, और ये बनेगा 33, और तो यहाँ पे बच्चों आएगा 33 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 5, ये बन जाएगा हमारे पास ना। एक काम करना है, इसको -5 कर देना या 70 कर देना, ये 14 टाइम्स कट जाएगा और ये 10⁻⁻5 बन जाएगा। 14 × 42, 10⁻⁻5 यहाँ आ रहा होगा 42 और 46, 462 विल बी द आंसर, ठीक है। तो जो यहाँ पे n की वैल्यू ना 462 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 655 नैनोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी द डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर 0.5 mm. The distance between the slit and the screen is 2 meter. The separation between the position of the first maximum of the diffraction pattern obtained in the two cases. तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे मिलता है हमें, तो फर्स्ट मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है ना, तो मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या होती है। देखो मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से नंबर का मिनिमा चाहिए उसके लिए हम करते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये तो आपको nth मिनिमा देता है, ठीक है। nth मिनिमा अगर चाहिए आपको तो ये मिलता है। और अगर d sin थीटा इज इक्वल टू 2n, तो अगर जैसे पहला वाला चाहिए प्लस का 1 लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमा की पोजीशन देता है, ठीक है। ये मैक्सिमा की पोजीशन देता है। ये दो फॉर्मूलाज है, इनको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो दोनों का फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा बच्चों, अच्छा बाद में साइन थीटा को टेन थीटा y अपॉन कैपिटल डी रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर रखोगे अगर तुम इसमें, तो y जो आएगा ना मैक्सिमा का जो पोजीशन आएंगे वो हमारे पास लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई 2d 2n प्लस का 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हैं, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, तो y2 माइनस का y1 पूछ रहे हैं हमसे, तो λ2 माइनस का λ1, और n की वैल्यू तो वही 1 रखनी है अपन को, ठीक है। बेसिकली लैम्डा डी डिवाइड बाई डी पे पहला मिनिमा आता है, तो मैं पता है ना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होता है वो 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी विड्थ का होता है। पहला मिनिमा कहाँ पे आता है लैम्डा डी बाई डी पे, तो मैक्सिमा कहाँ पे आएगा
दूसरा मिनिमम आता है 2 लैम्डा डी बाई डी पे, तो मैक्सिमम बीच में आएगा 3 लैम्डा डी बाई डी पे आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास 3d डिवाइडेड बाई 2d बन जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू पहले मैक्सिमा के लिए बात कर, पहले मिनिमा के लिए, पहले मैक्सिमा के लिए बात कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 1 रख देंगे इसमें, ये आ जाएगा। तो लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 1 जो आएगा वो 5 इंटू 10 माइनस का 9 आएगा। 655 में से 650 माइनस कर दो, इंटू 3 इंटू डी कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 2 मीटर के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी कितना आ रहा है वो 1/2 mm के बराबर, मतलब 10 माइनस का 3 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा बच्चों, तो 6 पंजे 30, 3 इंटू 10 माइनस का 5 मीटर आंसर आ रहा होगा। तो ये आ जाएगा बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 इंटू 10 माइनस का 5 मीटर के बराबर। मम्मा बना रहे हैं आपको स्लोली, एंड यू आर हाइडिंग हियर, यू आर हाइडिंग हियर, लेके जाओ उसको यहाँ से। What is she doing? He is talking to me. Let her play. Let her play. Okay, you play here. You play here. Don't get angry. You play here. Okay. Papa not say anything. Let her play. Let her play. Okay. अगले वाले पे आ जाते हैं. In Young's double slit experiment, the two slits are 0.6 mm distance apart. Interference pattern is observed on a screen at a distance of 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू 80 सेंटीमीटर दे रखी है, स्मॉल डी की वैल्यू 0.6 mm दे रखी है। द फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली अपोजिट टू वन ऑफ द स्लिट। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि देखो भाई ये हो गई आपकी स्क्रीन और यहाँ पे ये हो गई स्लिट्स। अब यहां पे जो इस स्क्रीन के सामने आपको फर्स्ट क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, तो इसकी y की वैल्यू हो जाती है dy2। ओके, डोंट टच इट। ठीक है, यहां पे y की वैल्यू हो जाएगी dy2। यहां पे हमें पहला मिनिमा मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट डिफरेंस जो होता है डेल्टा x जो होता है वो वैसे तो d sin थीटा होता है, लेकिन उसको आप y इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल डी के बराबर भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो पहला मिनिमम मिलेगा। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे dy2 के बराबर, तो ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, ये हमारी शीट में ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे, डिवाइड लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाना चाहिए। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा जो है डी स्क्वायर, डी मतलब 0.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, कैपिटल डी कितना है बच्चों 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। तो ये आ जाएगा बच्चों 36 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3600 नैनोमीटर में पूछा है ना उन्होंने, तो इसको -7 पहुंच जाएगा ऊपर, नहीं माइनस का 5 हो जाएगा ना, ये 10 और माइनस का 1 मिनट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ पे एक गलती और कर दी, ये माइनस का 8 होगा। ठीक है, ये किससे -7 हो जाएगा, 3600 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये बन जाएगा। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 इंटू 10⁻⁹ मीटर, तो 450 नैनोमीटर आ रहा होगा आंसर, 450 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये सॉल्व, काम खत्म। ये समझ में आया ये कैसे लिखा मैंने। वैसे पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डी sin थीटा होता है, लेकिन अगर ये जो पॉइंट है अगर इस सेंटर ऑफ सिमेट्री के नजदीक ही है तो आप sin थीटा को y/d लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं ये वाली बात समझ में आई, उसके लिए रिवीजन वीडियो देख लेना चाहिए आपको ना। तो ये एंगल जब थीटा होता है ना, तो sin थीटा जब छोटा होता है तो ये tan थीटा के बराबर आ जाता है, मतलब y/कैपिटल डी के बराबर आ जाता है। ये डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, y होती है। ठीक है, ये आ जाता है ऐसे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.35 डिग्री ऑन अ स्क्रीन placed on at a 2 meter away from the particular for a particular wavelength of 450 nanometer. The angular width of the fringe when the whole system is immersed in a liquid in a medium of the refractive index 7/5 is 1/alpha. The value of alpha is, एंगुलर विड्थ का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो।
एंगुलर विड्थ जो होती है ना बच्चों, जैसे ये हमारा सेटअप हो गया पूरा, और एंगुलर विड्थ होती है बच्चों, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक मैक्सिमम मिल रहा होता है, दूसरा मैक्सिमम हमें यहाँ मिल रहा हो, मतलब पहला मैक्सिमम हमें यहाँ मिल रहा है और सेंट्रल मैक्सिमा तो हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। ये कहलाती है फ्रिंज विड्थ। ये जो एंगल होता है ना बच्चों, जो मैक्सिमा, कोई दो मैक्सिमा जो मिल रहे होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल होता है, इसे बोलते हैं हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ, गामा। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ गामा बोलते हैं इसको। तो टेन गामा जो होगा वो फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई कैपिटल डी के बराबर होगा, नहीं होगा? ये फ्रिंज विड्थ हो गई, ये बीटा हो गया, डिवाइडेड बाई कैपिटल डी के बराबर होगा। गामा जनरली छोटा ही होता है बच्चों वैसे तो ना, अगर ना दे रखा हो तो, जैसे 0.35 डिग्री तो बहुत छोटा ही एंगल हो गया। बीटा जो होता है वो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है, और कैपिटल डी से डिवाइड कर दो तो ये लैम्डा बाई डी के बराबर आ जाता है बच्चों ना। गामा जो है लैम्डा बाई डी के बराबर आ जाता है। इसको गामा, टेन गामा को गामा लिख सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है, पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें उन्होंने दो अलग अलग किसके लिए बोला है, कैप डी की वैल्यू चेंज कर दी है, द एंगुलर विड्थ ऑफ द होल सिस्टम इमर्स्ड इन द लिक्विड। अच्छा, लैम्डा चेंज कर दिया, मतलब दूसरे मीडियम में इमर्स करने पर लैम्डा बदल जाएगा। ठीक है, मीडियम के अंदर लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा छोटा हो जाता है ना किसी और मीडियम के अंदर, जो एयर में होता है उसका छोटा हो जाता है ना, स्पीड कम हो जाती है, तो सेम टाइम पीरियड में वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो लैम्डा बाई लैम्डा जो एयर में होता है उसका बाई वो हो जाएगा। तो 10 गामा 2 डिवाइडेड बाई 10 गामा 1, ये लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा छोटा हो जाएगा मीडियम के अंदर, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो जो लैम्डा 2 है ना वो एयर का लैम्डा डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा, तो लैम्डा से लैम्डा काट दो, तो गामा 2 जो आएगा ना बच्चों वो गामा डिवाइड बाई म्यू के बराबर आ जाएगा, तो 0.35 डिवाइडेड बाई 7/5। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें आंसर भी डिग्री में ही देना है, 1/α डिग्री में ही होगा मेरे ख्याल से, था ना। तो इसे काटो बच्चों, 7 पंजे 35, 0.25 आ रहा होगा, मतलब 1/4 डिग्री के बराबर आ रहा होगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 4 के बराबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं यार वेव ऑप्टिक्स के। अगला क्वेश्चन बच्चों, in a double slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the plane of slit. ठीक है, if the screen is moved by 5 into 10⁻⁻² का 2 meter towards the slit, the change in the fringe width is 3 into 10⁻⁻³ का 3 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 mm का चेंज आ रहा है। If the distance between the slit is 1 mm, then the wavelength of the लाइट विल बी ओके। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, सो बीटा जो होता है वो लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है। अगर कैपिटल डी को चेंज करोगे, स्क्रीन और स्लिट्स को पास में लेके आओगे, तो बीटा चेंज होगा। कितने से चेंज किया है हमने इसको, 0.05 मीटर से। क्या मैं इसको बहुत छोटा कंसीडर कर सकता हूं? मुझे लगता है कि मुझे डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज कर लेना चाहिए, डी बीटा डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी। शायद इससे आ जाना चाहिए मेरा आंसर ना। ओके, तो डी बीटा जो फ्रिंज विड्थ में चेंज हो रहा है बच्चों वो 0.1 अच्छा 0.03, ये 0.03 mm के बराबर हो रहा है, डिवाइड बाई बीटा। बीटा होता है बच्चों लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर, इज इक्वल टू, इसमें चेंज कितना किया है, 0.05 के बराबर। अच्छा ये mm में 0.03 mm, तो 10⁻⁻³ और आएगा यहाँ पे। ठीक है, सारी मीटर में कन्वर्ट करके रख रहे हैं। डिवाइड बाई कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों हमारे पास वो आएगी 3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.05, और डी बच्चों ऊपर चला जाएगा, ये स्मॉल डी है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 mm में 10⁻⁻³ ऊपर चला गया, तो लैम्डा आ जाएगा बच्चों हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 5, 60 × 10⁻⁸। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों 600 नैनोमीटर के बराबर आ रही होगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर के बराबर आ रही है।
तो बीटा और डी में जो रिलेशन था उससे आ जाएगा बच्चों ये वाला आंसर। ठीक है, बीटा और डी का जो रिलेशन है उसको डिफरेंशिएट किया मैंने, वो एरर वाला फंडा लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बीटा की बात वैल्यू पुट कर दी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी आई एंड 4i इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू beam are pi/2 and pi/3 at point A and B respectively. The difference between the resultant intensity at the 2 point is xi. The value of xi क्या होगा? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बच्चों ए वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी ना वो आएगी हमारे पास i प्लस का 4i प्लस का 2 रूट के अंदर 4i का स्क्वायर कॉस pi/2। ठीक है, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास 5i के बराबर। आई एट बी जो आएगा ना बच्चों, इंटेंसिटी एट बी जो आएगा वो आई प्लस का 4i प्लस का 2 रूट 4i का स्क्वायर कॉस pi/3। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस pi/3 1/2 करा होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 7i के बराबर। ठीक है, 7i के बराबर आ गया। तो डिफरेंस क्या आएगा बच्चों इनके बीच का, आई बी माइनस का आई ए जो आ जाएगा वो 2i के बराबर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों 2 के बराबर होगी और ये इसका आंसर होगा। क्लियर, तो 2 आ जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ लेजर लाइट ऑफ 560 नैनोमीटर प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न विद कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज सेपरेशन ऑफ 7.2 mm। ठीक है, तो लेजर लाइट का वेवलेंथ दे रखा है और ब्राइट फ्रिंजेस का जो सेपरेशन है वो 7.2 mm दे रखा है। नाउ अनदर लाइट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न विद द कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस सेपरेशन 8.1 mm, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइट। सो बेसिकली फ्रिंज विड्थ के बारे में बोल रहा है इन्होंने। फ्रिंज विड्थ दोनों की अलग अलग दे रखी है और दो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन है। फ्रिंज विड्थ जो होता है बच्चों वो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है। तो फ्रिंज विड्थ 2 डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ 1 जो होगा वो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगा। 8.1 डिवाइडेड बाई 7.2, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर आ जाएगा। तो बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1 हमारे पास ये आ गया है ना। नहीं एक मिनट ना, ये बीटा 1 बाई बीटा 2 की वैल्यू आएगी। तो लैम्डा 2 जो आएगा ना वो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 560, तो ये 720 नैनोमीटर के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, ये 7 बार कटेगा, 7 नाम 63, नहीं 720 नहीं 630 नैनोमीटर के बराबर आ रहा होगा। तो ये 630 नैनोमीटर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 630 नैनोमीटर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी 4i एंड 9i इंटरफेयर ऑन द स्क्रीन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट A इज 0 एंड एट अ पॉइंट B इज pi। द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट A एंड B क्या होगा? ए वाले पॉइंट पे जो है ना फेज डिफरेंस बच्चों 0 के बराबर है। ठीक है, ए वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस 0 के बराबर है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। जो इंटेंसिटी होगी ना बच्चों वो रूट के अंदर i1 प्लस का रूट के अंदर i2 का होल स्क्वायर होगी। ठीक है, ये आ जाएगी। तो 2 प्लस का 3 5 25i के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ए वाले पॉइंट पे। और बी वाले पॉइंट पे बच्चों जो इंटेंसिटी होगी ना वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो रूट के अंदर i1 माइनस का रूट के अंदर i2 का स्क्वायर और 3 माइनस का 2, तो ये i के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस इन इंटेंसिटी जो आएगा ना बच्चों आई ए माइनस का आई बी जो आएगा वो 24i के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 बच्चों आंसर आ जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला बच्चों, माइक्रोस्कोप वॉज इनिशियली प्लेस्ड इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखी है। इट इज देन इमर्स्ड इन अ ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 for a light whose wavelength in air is lambda. Calculate the change in the microscope's resolving power due to the oil and choose the correct option. Resolving power जो होती है ना बच्चों हमारे पास वो 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, तो म्यू चेंज करोगे बच्चों तो रिजॉल्विंग पावर चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है ऑयल में हमने इसको इमर्स कर दिया फॉर विच वेवलेंथ इन द एयर इज लैम्डा। कैलकुलेट द चेंज इन द माइक्रोस्कोप्स रिजॉल्विंग पावर ड्यू टू ऑयल। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी बच्चों इसकी 1/2 2 के बराबर। तो रिजॉल्विंग पावर बच्चों 2 टाइम्स हो जाएगी, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और
लैम्डा जो है वेवलेंथ एयर में दे रखी है, तो रिजॉल्विंग पावर विल बी इन द ऑयल देन इट वाज इन एयर, रिजॉल्विंग पावर विल बी ट्वाइस इन द ऑयल दैट वाज इन एयर। बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा जो होता है ये एयर वाला लेते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का ही फॉर्मूला है 2 म्यू sin थीटा डिवाइड बाई लैम्डा फॉर द माइक्रोस्कोप। इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखना बच्चों। 2 टाइम्स होगी बच्चों ना इसकी रिजॉल्विंग पावर। सी ऑप्शन गलत दे रखा है इसका ना, फिर 4 टाइम्स इन ऑयल देन इट वाज इन एयर। 4 टाइम्स क्यों होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स होती है ना 2 म्यू sin थीटा डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर, लैम्डा एयर वाला होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग अ बैक्टीरिया थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर अ बेटर एनालिसिस एंड टू इंप्रूव द रिजॉल्विंग पावर ही शुड। रिजॉल्विंग पावर के मैंने वैसे कुछ ही क्वेश्चंस लिए। रिजॉल्विंग पावर जो होती है ना बच्चों वो 2 म्यू sin थीटा डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर होती है। म्यू जो होता है ना बच्चों ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर आप इंक्रीज वेवलेंथ लाइट की इंक्रीज कर दोगे तो रिजॉल्विंग पावर घटेगा, ये नहीं आएगा। रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है ना हमें। इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सही है। डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, नहीं, फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है इसका। डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे जो ये जो साइन थीटा होता है ना बच्चों बेसिकली ये क्या होता है, जो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो रखे रहते हैं ना इनका ये वाला एंगल होता है ना थीटा जो है ये। तो अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो साइन थीटा घट जाएगा। थीटा को अगर आप डिक्रीज डायमीटर को घटाओगे तो बच्चों थीटा घटेगा, थीटा घटेगा तो ये जो है रिजॉल्विंग पावर भी घटेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 24.4 centimeter. The resolving power of this telescope, if the light of the wavelength 2440 angstrom is used to see the object is, तो बच्चों resolving power जो होती है ना वो d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा के बराबर होती है। d अपर्चर होता है मतलब ना ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहाँ पे बच्चों 24.4 सेंटीमीटर में दे रखा है, माइनस का 2 आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2440 इंटू 10 पावर माइनस का 10 के बराबर। तो रिजॉल्विंग पावर जो आएगा ना बच्चों हमारे पास ये कटेगा बच्चों यहाँ से 100 टाइम्स। इसको जब सॉल्व करोगे ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 1.22। तो अगर मैं 10 अलग कर लूँ 1.22 अलग कर लूँ इंटू 10 पावर 5 आ जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर जो आएगी कुछ इससे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मुझे 10 तो नहीं आएगी, 8 पॉइंट समथिंग है, 8.1 या 8.2। तो 8.2 इंटू 10⁵ वाला क्लोजेस्ट ऑप्शन दे रखा है मेरे को ना, तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों लास्ट में मैंने कुछ रिजॉल्विंग पावर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। इसके फॉर्मूलाज याद रखने हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो होती है ना बच्चों ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, 2 म्यू sin थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा, और रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो होती है वो बच्चों हमारे पास अपर्चर का डायमीटर डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा के बराबर होती है। इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन वैसे तो इस रिजॉल्विंग पावर सिलेबस से हटा दिया, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ ले आप इससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए